एक नंबर मैं आपको दे देता हूं 250। अगर आपका ब्लड शुगर खाना खाने के 2 घंटे बाद 250 mg पर डेसीलीटर से नीचे नीचे रहता है तो इट इज नॉर्मल। अच्छा, कैसे नॉर्मल, क्या सबूत है? ये किताब जिसमें सारे सबूत हैं, ये अमेरिकन कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल्स ने 2018 में ये बदलाव किया था। लेकिन ये बदलाव जब भारत पहुंचा तो भारत के डॉक्टरों को पता चल गया अगर ये पेशेंट को हम बता देंगे कि इससे नीचे होने से नॉर्मल है तो बहुत सारों की दवाई आज ही छूट जाएगी, क्योंकि वो तो वैसे भी इनके नीचे ही है। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जॉइंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बोल दिया, डॉक्टरों को, कभी भी ये जो नया नियम आया पेशेंट को मत बताओ, ये ऑफिशियल है। आप चाहे तो 2018 का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन करके, न्यू डायबिटीज गाइडलाइन करके, एसीपी गाइडलाइन करके आप चेक कर लीजिए, आ जाएगा अखबार में। ये ट्रुथ लोगों तक ना पहुंचे, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, राइट। तो पहली बात, ब्लड प्रेशर के लिए क्या करना है? अगर कुछ करना ही है चाहते हैं तो ऊपर और नीचे वाले दोनों को प्लस कर देंगे। अगर वो 250 से नीचे नीचे है समझ लीजिए चिंता की बात नहीं है, दवाइयों के बिना नीचे है तो। यानी कि अगर 150/100 है, प्लस करेंगे कितना आएगा? 250, 250। कोलेस्ट्रॉल भी, बहुत लोगों को कोलेस्ट्रॉल से कुछ ज्यादा ही प्यार है। कोलेस्ट्रॉल कैसे घटाएं? कोलेस्ट्रॉल तो 250 से नीचे नीचे है सब ठीक है, और 250 से ऊपर है तो हाई कोलेस्ट्रॉल। तो क्या करें, कैसे नीचे लाएं? एक ही तरीका है, डोंट ईट कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, कैसे पता चलेगा कौन से खाने में कोलेस्ट्रॉल होता है? बहुत ही सिंपल है ये भी। जो भी खाना जानवरों से आती है सिर्फ उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। अंडे में होगा, मीट में, मछली में होगा, दूध में। दूध कहां से आता है? जानवर से आता है या प्लांट से आता है? दूध में होगा। तो कई लोग हैं, जैसे अभी मलेशिया के जो टीम पेशेंट्स आए हैं, जो वियतनाम से पेशेंट आए हैं, आपने देखा वो सब मांसाहारी है। उनको बोलेंगे मीट मछली नहीं खाओ तो वो बोलेंगे हमें आपसे बात करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे जो हॉस्पिटल है मलेशिया में या वियतनाम में जो सेंटर है, वहां हम सिर्फ इतना बोलते हैं इस वाले पार्ट में कि कम कर दो, और अगर खाना ही है तो वो वाला जानवर खाओ जिसमें कोलेस्ट्रॉल कम हो। अब ये कैसे पता चलेगा कौन से जानवर को कोलेस्ट्रॉल कम है? लेस नंबर ऑफ लेग्स, एनिमल विद लेस नंबर ऑफ लेग्स आर हैविंग लेसर कोलेस्ट्रॉल। जैसे वो लोग खाते हैं, सुअर खाते हैं 4 लेग्स, बहुत कोलेस्ट्रॉल, वेरी डेंजरस, राइट। मुर्गी ओनली 2 लेग्स, लेस कोलेस्ट्रॉल। फिश नो लेग, और कम कोलेस्ट्रॉल। कभी कभी कोई पूछता है सांप के तो पैर ही नहीं होते, वो तो ठीक होता होगा। सांप को अगर आप देखेंगे काट के स्किन के नीचे, थाउजेंड्स ऑफ लेग्स आर देयर जिससे वो ट्रेवल करता है। ऑक्टोपस 8, छोड़ दो इसको। तो फिर उन पेशेंट से हम नेगोशिएट करते हैं, कम खाओ, कम बार खाओ ऐसी चीजें, और कम वाले पैर वाले खाओ। उनको हम बोलते हैं जब भी खाने के लिए बैठेंगे और सामने प्लेट आएगा, पहले रुको रुको, लेट मी चेक, काउंट द नंबर ऑफ लेग्स एंड देन यू ईट, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करना ही है तो कोलेस्ट्रॉल खाना कम कर दो, क्योंकि बॉडी आपकी, यू आर एनिमल और प्लांट, वी आर एनिमल। हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल बनाती है बिकॉज हमारे बॉडी के हर अंग में कोलेस्ट्रॉल ही कोलेस्ट्रॉल। बाल बड़े होंगे कोलेस्ट्रॉल, स्किन नए आएंगे कोलेस्ट्रॉल, ब्लड नया बनेगा कोलेस्ट्रॉल, सारे हार्मोन बनते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल का उपयोग तो बहुत ज्यादा है और वो बॉडी बनाती है। जो आप खाते हैं दैट बिकम्स द एक्सेस, तो उसे खाना नहीं है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवा नहीं लेनी है, कोलेस्ट्रॉल उतना खाना ही नहीं है, बॉडी कभी एक्सेस नहीं बनाती। जो आप खाते हैं दैट बिकम्स द एक्सेस, इफ एट ऑल इट बिकम्स द एक्सेस, राइट। तो अब आता है रूल नंबर 2 कि हम ठीक क्यों नहीं होते। मान लीजिए ये फिश टैंक है और यहां पे पानी बहुत गंदा है, मछली सारे बीमार पड़ गए, और कौन सा दुनिया का डॉक्टर, कौन सी दुनिया की दवाई इस फिश को ठीक कर देगी, राइट। बीमार पड़ गए, कमजोर हो गए, अब डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर कोई ना कोई दवाई देता है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि फिश ठीक हो जाएगी? अच्छा, फिश ठीक कैसे होगी? फिर पानी को बदल दो, फिश में प्रॉब्लम नहीं है, पानी को बदल दो तो फिश अपने आप ठीक हो ही जाएगी। तो आपने क्या किया कि पानी को साफ किया, इधर से साफ किया, कूड़ा उठाया, इधर उठाया, उठा के सारे कूड़े यहां कोने में रख दिया टैंक के। अब क्या होगा? दोबारा से गंदा हो जाएगा। गार्बेज रीलोकेशन, जो दिल्ली में होता है, मुंबई में होता है, न्यूयॉर्क में होता है, पूरे दुनिया में होता है कि यहाँ का कूड़ा नागपुर शहर में होता है, हमारे मेरठ शहर में, इंडिया दिल्ली में, यहाँ का कूड़ा उठाया और साफ कर दिया, उठा के वहां रख दिया, वो भी तो इस शहर का ही पार्ट है। तो गार्बेज को हम क्लीन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ रीलोकेट कर रहे हैं। वी कैनॉट क्लीन, वी कैन रीलोकेट, राइट।
तो जिस प्रकार आप यहां पे आने से पहले सफाई किया और इमेजिन कीजिए सफाई करके सारे कूड़ा सीट के नीचे डाल दिया सब, तो जब आएंगे एक पल को लगेगा ये साफ है, लेकिन जब थोड़ी देर बैठेंगे तो बदबू आएगी, लगेगा यार ये तो बहुत गंदा कमरा है। गार्बेज रीलोकेशन, आपकी आंखों से ओझल, और यही आप करते हैं जब आप दवाइयां खाते हैं। कैसे? बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये सारे ट्रायल है जिससे साबित होता है। आपका ब्लड शुगर ज्यादा है, यहां पे बहुत सारे ब्लड शुगर के पेशेंट्स हैं, देयर आर नंबर ऑफ पेशेंट्स, वो सारे नाम यहां पे लिखे हुए हैं। करीब 30% पेशेंट हैं जो ब्लड शुगर की दवाइयां खाते हैं यहाँ पे। 100 में से 30 आप में से जो ब्लड शुगर की दवाई इस वक्त खा रहे हैं या कल तक खा रहे थे, राइट? तो जैसे आप ब्लड शुगर की दवाई खाते हैं तो आपका ब्लड शुगर, ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाता है, तभी तो खा रहे हैं ना। ब्लड से ग्लूकोज कहां चला जाता है मैजिकली? क्या दवाई ग्लूकोज को लेके बॉडी से बाहर फेंक देता है? नहीं, ब्लड से ग्लूकोज दवाई ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के अलग अलग भाग में, चाहे वो हार्ट में हो, वो किडनी में, कहीं ना कहीं छुपाया जाता है। गार्बेज रीलोकेशन, आपने ब्लड का शुगर चेक किया, बॉडी का शुगर तो नहीं चेक किया ना। आप खुश हो गए, अरे देखा ब्लड में शुगर कम हो गई, वो कुछ ऐसी बात हुई कि सफाई वाले ने सफाई करके सारा कूड़ा आप ही के चेयर के नीचे रख दिया, लेकिन आप वहां से देख रहे हैं दूर से साफ दिख रहा है, जबकि सफाई हुई नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साफ दिख रहा है। तो ब्लड का शुगर वहां से लेके उसको रीलोकेट करते हैं बॉडी के अंग में, हार्ट में तो बन जाएगी हार्ट डिजीज, किडनी में तो बन गया किडनी फेलियर, जॉइंट्स के बीच में अक्सर तो हो गया जॉइंट अर्थराइटिस वगैरह, जॉइंट पेन वगैरह, स्किन के पीछे तो वो झुर्रियां पड़ जाती हैं, स्किन डिजीज हो जाता है। तो आप गार्बेज रीलोकेट कर रहे हैं। ब्रेन में अक्सर तो ब्रेन की डिजीज हो जाती है, डिप्रेशन होता है, डेमेंशिया होता है, पार्किंसन होता है। ये जो बीमारियों के नाम मैं बोल रहा हूं इन्हें बोला जाता है मेडिकली, इट इज कॉल्ड मेडिकली डायबिटीज टाइप 3, क्योंकि अब ये समझ आ गया कि वो भी डायबिटीज ही हुआ, वो भी शुगर की बीमारी हुई, इसलिए उसका नाम भी डायबिटीज रख दिया गया। डिमेंशिया, डिप्रेशन, पार्किंसन, ये सारी जो मेंटल बीमारियां हैं इसका एक ही कारण है, एक्सेस शुगर कलेक्शन, राइट? तो आप जब दवाई ले रहे हैं आप सिर्फ गार्बेज यानी कि शुगर को रीलोकेट कर रहे हैं, बॉडी से बाहर नहीं भगा रहे हैं। उससे आपको उस ग्लूकोमीटर में आंकड़े कम दिख रहे हैं, बीमारी नहीं बन रही, खत्म हो रही है, बीमारी उल्टी बढ़ रही है। ये सारे ट्रायल में ये देखा गया है, ये जो दुनिया के सबसे बड़े ये 4 ट्रायल आपके आंखों के सामने, एकॉर्ड ट्रायल, एडवांस ट्रायल, यूकेपीडीएस ट्रायल, वीएडीटी ट्रायल, राइट? वेटरन अफेयर डायबिटीज ट्रायल, राइट? एसीबी गाइडलाइन, ये ट्रायल में देखा गया है, पिछले 10 साल का सारे डेटा इकट्ठा किया कि मान लो ये सारे लोगों के सब डायबिटीज पेशेंट है, सबके 300 से ऊपर ब्लड शुगर है, जो कि हाई है, उनको दिक्कतें भी हैं। आधे लोगों ने दवाई लेके उसको 200 से नीचे ले लिया, आधे लोगों ने कुछ भी नहीं किया। जिन लोगों ने दवाई ली उनकी ब्लड शुगर कम हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु दर बढ़ गई बाई 22%। ये ट्रायल का नतीजा है। फिर गाइडलाइन चेंज किया कि डायबिटीज की दवाई परमानेंटली नहीं खानी है, परमानेंटली देंगे तो उनकी मृत्यु दर बढ़ जाएगी, आंकड़े कम हो जाएंगे, मृत्यु दर बढ़ जाएगी। तो आपका पर्पस क्या है? कोई आंकड़े को हासिल करना या अपनी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना? तो हमें क्लियर करना है कि हमें नंबर के पीछे नहीं भागना है, हालांकि उसको कम करना है, बट दवाइयों से कम करेंगे तो वो लाइफ भी कम हो जाएगी। ब्लड शुगर को कम करना है, लेकिन दवाई से करेंगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी। तो बेटर है कि दवाई से ना करें, बढ़े ही रहने दें, लेकिन बढ़ेगा तो भी दिक्कत है, तो उसको घटाएं। कैसे घटाएं उस पर अभी हम आने वाले हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं, बिकॉज दिस गार्बेज रीलोकेशन। जब आपको फीवर होता है आप पैरासिटामोल ले लेते हैं, फीवर गायब हो जाता है। पैरासिटामोल, फीवर तो हमारे लिए कोई बीमारी नहीं है, वो तो बॉडी का हथियार है, टूल है। हाई टेम्परेचर में बॉडी के अंदर कोई भी जर्म्स, वायरस नहीं रह सकता। जिस तरह से इस प्लेनेट में कोई भी प्राणी कितना भी ताकतवर हाथी क्यों ना हो, कोई स्ट्रॉन्ग एनिमल क्यों ना हो, उसको अगर ऑक्सीजन अगर उसका काट दें, ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दें, क्या वो जिंदा रह पाएगा? नहीं, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग प्राणी हो। ठीक उसी तरह से जो वायरस की मैकेनिज्म है, बैक्टीरिया का मैकेनिज्म है, एक टेम्परेचर के बाद दे हैव टू डाई, वो मर जाते हैं।
वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, राइट। तो ये बॉडी को पता है, जैसे आपके बॉडी में वायरल इन्फेक्शन होता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है एंड दे डाई देयर ओन डेथ। लेकिन आप जब पैरासिटामोल लेते हैं तो ब्रेन को बोलते हैं टेम्परेचर कम करो, तो वही वाला जो गार्बेज है बॉडी का, उसको मौका मिलता है रहने का, फैलने का। गार्बेज रीलोकेशन, गार्बेज मेकिंग, इट इज मल्टीप्लाइंग। जो मैंने अभी बात बताई, इसके लिए दुनिया के पैरासिटामोल पे जितने भी ट्रायल हुए वो आपके आंखों के सामने, 1975 ऑनवर्ड्स जितने ट्रायल हुए वो सारे आपके आंखों के सामने। ये सारे के सारे ट्रायल यही बोलते हैं कि जो लोग दवाई, फीवर में दवाई लेते हैं, उनकी बीमारियां लंबी चलती हैं, उनमें मृत्यु दर ज्यादा होती है, उनमें लिवर फेलियर, 50% लिवर फेलियर दुनिया का जो है वो इसी वजह से होता है, सिर्फ एक दवाई, दैट इज पैरासिटामोल। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप ये देख रहे हैं कि आप बीमारी को ठीक कर रहे हैं या बीमारी को क्रिएट कर रहे हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड। जो भी डॉक्टर आपको पैरासिटामोल देता है या दिया है, उसे बोलेंगे क्या आपके मेडिकल बुक में दिखा सकते हैं कि पैरासिटामोल देना चाहिए, कहीं लिखा है? आप मेडिकल टेक्स्ट बुक में दिखाइए कि पैरासिटामोल देने से पेशेंट को फायदा होगा इन कंपैरिजन टू नहीं देने के। नहीं देंगे तो टेम्परेचर बढ़ा रहेगा ना, 104, 105, 106। आपके दिमाग में एक बात है कि भाई वो दिमाग सीजर आ जाएगा, है ना। कई लोग बोलते हैं सीजर जिनको आना है टेम्परेचर घटाने के बाद भी आएगा, तब भी आएगा, उसको हम टेम्परेचर घटा के रोक नहीं सकते, ये देखा गया है। तो सीजर का कोई कनेक्शन नहीं है कि टेम्परेचर घटा दो नहीं तो बच्चे को सीजर कई बार आता है, लेकिन वो हार्मलेस होता है, डरावना होता है, 20-30 सेकंड में ठीक हो जाता है। और अगर पैरासिटामोल दे के टेम्परेचर घटाएंगे भी तब भी जिसको सीजर आना वो तब भी आएगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, इस हॉस्पिटल में, हमारे हॉस्पिटल में वी डोंट प्रैक्टिस पैरासिटामोल। लेकिन कभी कभी जो नए डॉक्टर आते हैं, बहुत ट्रेनिंग के बाद भी आदत पड़ी हुई है, लिख देते हैं पैरासिटामोल, कहीं से ले आते हैं, दे देते हैं, पेशेंट को बता देते हैं। लेकिन जब हमारी ट्रेनिंग होती है डॉक्टरों की, स्ट्रिक्ट है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है कि हाँ, पूरे हॉस्पिटल में पैरासिटामोल की गोली नहीं होनी चाहिए किसी भी, राइट। ये दुनिया का सबसे डेंजरस दवा का खिताब इसको मिला है। तो हमें बॉडी की टेम्परेचर को नहीं घटाना है, हमें दवाई से गार्बेज रीलोकेट करेंगे तो वो बीमारी कभी खत्म ही नहीं होगी। तो खत्म कैसे होगी, ये फिश ठीक कैसे होंगे? वो गार्बेज कलेक्ट किया पानी से बाहर, है ना। अब सवाल आता है कि इंसान में क्या कैसे करेंगे, हमारे बॉडी से बाहर कैसे करेंगे, यही सवाल आता है। गार्बेज को उठाया, ये हमारा तीसरा रूल है, आउट ऑफ द टैंक। हमने यही किया, आपने कल आपने यही किया। कैसे किया? यही आपने किया। जैसे आप पानी में बैठे, जो कैंसर के पेशेंट हैं वो बैठे, जो किडनी फेलियर के पेशेंट हैं वो बैठे, जो जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं होते अगर वो बैठे, तो क्या हो रहा है? जब 2 घंटे बैठ रहे हैं, पानी का यहां तक है पानी, शुरू में पेशेंट को यहीं तक के पानी में बिठाते हैं, फिर धीरे धीरे आदत डलती है, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन में फिर ये पानी का लेवल ये कर देते हैं। तो स्किन हीट अप से खुल जाता है और ये पानी के प्रेशर से, ये कौन, ये देखो, सो पानी के प्रेशर से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात है, आप जब आज या कल जब दोबारा हॉट वाटर में बैठेंगे या अपने घर में जाके बैठेंगे, उस वक्त 15 मिनट बाद अपना पल्स चेक कीजिए, आपका पल्स ज्यादा होगा, आपकी दिल की धड़कनें ज्यादा होंगी। जैसे कि आप दौड़ रहे हैं, आप दौड़ तो रहे नहीं है, यानी कि आप तो बैठे हैं लेकिन बॉडी नहीं बैठा, बॉडी में हलचल हो रही है। वो जो हलचल है, उस हलचल से गार्बेज आउट। जैसे आपका आरओ होता ना, ऑस्मोसिस बोलते हैं, राइट। बॉडी के स्किन के रास्ते जो चीजें बॉडी में नहीं होनी चाहिए वो धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। कैसे पता चलेगा हमें निकला कि नहीं निकला? 2-3 तरह से पता चलेगा। पहली जो आपको पता चलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एक्सपेरिमेंट कर देख सकते हैं। अंदर जाने से पहले अपना वेट नापिए, कितना है, मान लो 62 है केजी। 2 घंटे बाद जब बाहर निकलेंगे, वेट देखना 500 ग्राम कम मिलेगा। तो वो 500 ग्राम क्या है? वही गार्बेज आउट। आपका बॉडी पूरा एक टैंक है, उसमें कुछ गड़बड़ था, उसमें कुछ ना कुछ टॉक्सिक मटेरियल था, जो कि क्रिएटिनिन नाम है जिसका, शुगर नाम है जिसका, पोटेशियम नाम है जिसका, कोई भी केमिकल या कोई भी मिनरल जरूरत से ज्यादा होगा तो बॉडी उसे बाहर कर देगा।
लेकिन सारा नहीं करेगा, उतना ही जितना कि दैट इज द ब्यूटी ऑफ योर बॉडी। आपको एक माहौल देना है, राइट। हम थोड़ी देर पहले माहौल की बात कर रहे थे कि माहौल आपने बदल दिया, राइट। अभी जो बैठे हैं, आपका अभी का जो माहौल है वो क्या है? इस वक्त आप सबके सिर के ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मेरे भी आपके। यहां से लेके स्पेस तक जो हवा है उसका जो वेट है वो आपके सिर के ऊपर, बॉडी के ऊपर है, इसे कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जब इसके अंदर बैठे हैं तो ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेट प्लस इस पानी का वेट, दो चीज ऐड होते हैं, तो 2% आपका वेट बढ़ गया। और ये वेट भी इधर थोड़ा ज्यादा है, यहां उससे ज्यादा है, यहां उससे ज्यादा है। इससे ब्लड यहां से ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर से नीचे आ रहा है। ये जो एक मैकेनिज्म है जिससे आपका हार्ट बीट भी बढ़ जाता है, पल्स भी, रेट भी बढ़ जाता है उस वक्त। लेकिन जब वहां से पानी से बाहर निकलेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। यानी कि जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं वो जब ये करते हैं तो उनकी दवाइयां छूट जाती हैं बड़ी तेजी से, और दवाई नहीं छोड़ेंगे तो लो ब्लड प्रेशर। क्यों क्यों कम हो जाता है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक गुब्बारा है, हवा भरी हुई है, और थोड़ी सी हवा निकाल दो तो एयर प्रेशर कम हो गया ना, वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया। तो आपका जो चीज एक्सेस था बॉडी से बाहर निकला तो ब्लड प्रेशर कम हो गया। यानी कि कुछ तो गड़बड़ वाली चीज बाहर गई। तो यही समझना है कि गार्बेज रीलोकेट नहीं करना है हमें, इस गार्बेज को नेचुरल तरीके से बाहर निकाल देना है। एक तो अननेचुरल तरीका बाहर निकालने का कि भाई अच्छा मैं इसको तोड़ दूं फिर निकालूं, फिर तो पूरा ही टूट गया, जैसे सर्जरी करते हैं। दूसरा, भगवान ने जो रास्ता बताया उसी रास्ते से बाहर निकालना है, तोड़ के नहीं निकालना है। मैं एक उदाहरण देता हूं इसको समझाने के लिए। आप में से जो लोग एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की बात कर रहे थे, वो जो सवाल पूछा उसका जवाब देने के लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देता हूं। कई बार आप में से लिखा है एंजियोग्राफी कराना, एंजियोप्लास्टी कराना। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी क्या है? ये आपका ब्लड वेसल है और एक तार आपके बॉडी में ट्रेवल करता है। ये अंदर गया बॉडी में, ये देखने के लिए कि कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, ये अंदर गया ना। एंजियोप्लास्टी में भी यही मैकेनिज्म है, अंदर गया अंदर गया अंदर गया। अगर यहाँ पे कोई ब्लॉकेज होगा कहीं भी आपका ब्लड वेसल में, तो जब ये तार जा रहा है उसे टकराएगा, टकरा के वो ब्लॉकेज क्या हो जाएगा? टूटेगा। टूटने के बाद वो ब्लॉकेज पूरे ब्लड वेसल में घूमेगा, तो ब्लॉकेज रीलोकेट हो गया, राइट। उसको गायब नहीं कर पाए, सिर्फ वहां से हटा दिया। अब जब वो पूरे बॉडी में घूमेगा, कहीं भी जाके अटक जाएगा तो ब्रेन स्ट्रोक, यहां अटक गया तो किडनी फेलियर, कहीं और अटक गया तो हार्ट फेलियर। तो गार्बेज को आपने आउट नहीं किया एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी से, गार्बेज को आपने रीलोकेट कर दिया। आप समझिए, जब आप एंजियोग्राफी कराने गए तो आप गार्बेज को रीलोकेट करने गए, बेचारा वो ब्लॉकेज वहीं फंसा हुआ था, अब वो पूरा घूम रहा है। और कहां जाके रुकेगा? वो वाला ऑर्गन गया। किसी के पैर में पैरालिसिस हो जाता है, किसी को गैंग्रीन हो जाता है, राइट, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। सो गार्बेज रीलोकेशन कब होगा कुछ नहीं पता, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि वो घूम रहा है। गार्बेज रीलोकेशन। तो गार्बेज हमें रीलोकेशन नहीं करना है, गार्बेज आउट करना है। अच्छा, गार्बेज आउट कैसे होगा? वो ब्लॉकेज जाएगा कैसे? अगर तो जाएगा तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो डाइट आप ऑलरेडी ले रहे हैं पिछले 2 दिन से, वो डाइट क्या करता है? आपके बॉडी के कोलेटरल आर्टरीज को खोलने लगता है। ऐसे बंद ब्लड वेसल्स होते हैं जो भगवान ने इसलिए दिए हैं स्टेपनी की तरह, कभी अगर कोई और आर्टरी बंद हो गया तो वो नया आर्टरी खुल जाएगा। कई बार पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर ने बताया कि हमारे तीनों आर्टरीज में 100% ब्लॉकेज है। तो मैंने कहा कि ये तो खुशी की बात है, इससे ज्यादा तो बढ़ नहीं सकता, और 100% ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी आप जिंदा हैं। कैसे जिंदा है? तीनों आर्टरी में अगर ब्लड वेसल 100% ब्लॉक्ड है, हाउ यू आर अलाइव? क्योंकि उसके बॉडी में कोलेटरल आर्टरी खुल गए। तब तक कुदरती कोलेटरल आर्टरी हम सबके बॉडी में होता है, वो खुलता रहता है, हमें नहीं पता रहता, बॉडी करती रहती है, राइट। कई बार बॉडी नहीं कर पाती तो उनको हार्ट अटैक वगैरह जो भी आता है, लेकिन बॉडी कब कर पाएगी? जब बॉडी को खुराक देंगे, एनवायरमेंट देंगे। व्हाट इज दैट एनवायरमेंट? द काइंड ऑफ डाइट जो अभी आप ले रहे हैं, नंबर 1। एंड नंबर 2, जो मैंने कल बताया था, टाइम एज मेडिसिन। कल का आपका रूल याद है? खाने की टाइमिंग डिसाइड करती है कि वो खाना आपके लिए अमृत का काम करेगा, खोलेगा,
जरूरत पड़ने पे, या खाना आपके लिए जहर का काम करेगा, वो खुद ही ब्लॉकेज बन जाएगा। फूड एज मेडिसिन, जैसे ही आप ये नियम अपना, ये एक इंटरेस्टिंग बात है, आपके घर में जो भी इंसान है, जो कोई भी दवाई खा रहे हैं, बीपी की, शुगर की, एक्सेट्रा, आपको ज्यादा कुछ बताना नहीं है, आप बोलना बस आप उनके टाइमिंग को रिस्ट्रिक्ट कर दें। 8 बजे से पहले कुछ नहीं खाना, शाम के 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, और पूरे दिन क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इग्नोर इट। उसी से उसको फायदा मिलने लगेगा। जैसे हमारे ऑफिस में, अगर आप फरीदाबाद में, मेरा जो ऑफिस है 2nd फ्लोर में, वैसे तो पेशेंट वहां पे हम बुलाते नहीं, लेकिन हमारे मित्र यार कोई अगर पेशेंट आ जाते हैं, हार्ट का पेशेंट, तो ब्लॉकेज है, हार्ट का पेशेंट है, तो मैं कैसे डायग्नोस करता हूँ? वहां पे गार्ड बैठता है नीचे बीच में, तो मैं गार्ड से पूछता हूँ जब ऊपर आया था कितनी बार रुका था? बोलते 2 बार उसको खड़ा होकर सांस लिया, फिर धीरे धीरे आया, फिर खड़ा होकर सांस लिया, तब सीढ़ियां चढ़ के आया। और जब इस डाइट को हम रिकमेंड करते हैं, द सेम डाइट विच यू आर हैविंग, 1 महीने बाद जब दोबारा आता है, अब मैं तो जैसे वो बैठता, गार्ड से मैं फोन करता हूँ, भाई गार्ड बोलता है कि इस बार पूरी तरह से एक बार में आ गया बिना रुके। तो मैंने कहा आपका हार्ट ठीक हो चुका है। तो ये डायग्नोस्टिक्स है, राइट? तो डायग्नोस्टिक्स विदाउट फेल, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकती, क्योंकि ये डायग्नोस्टिक आपका बॉडी खुद बता रहा है। तो आपको, कई लोग बोलते हैं मुझे साबित करके दिखाओ कि मेरा ब्लॉकेज खुल गया है। साबित करने का जो प्रोसेस है वो इतना डैमेजिंग है, तो हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे डैमेज बढ़ जाए। तो आप ब्लॉकेज देख नहीं रहे हैं, आप डिजीज क्रिएट कर रहे हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, जिसकी आवश्यकता नहीं है। बेशक तीनों आर्टरीज ब्लॉकेज हो जाए, तभी तो कोलैटरल सर्कुलेशन दिया हुआ है भगवान ने। ये देखिए, इसकी डिटेल्स आपको 2 किताबें मिलेंगी, फिश-टैंक मॉडल फॉर हार्ट केयर, उसमें ये मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग बात है, हेड डाउन टिल्ट आप में से किसी ने किया? यहां पे 1 ने किया, 2 ने किया, 3 आपने भी किया, हेड डाउन टिल्ट। ये थेरेपी आपने किया, ये 2 घंटे हम पेशेंट को इस पोस्चर में बिठाते हैं, लिटाते हैं, इस तरह का बेड में। घर पे भी कर सकते हैं, यहाँ 3 ईंटें रख दिया तो ये ऐसे टिल्ट हो जाएगा। तो ये क्या, गार्बेज आउट। इस पोस्चर में रहने से 2 घंटे, 1 घंटा भी करते हैं शुरू शुरू में, यूरिन आउटपुट बढ़ने लगता है। जिनका यूरिन आउटपुट कम होता है या नील होता है, यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, मतलब गार्बेज आउट। बॉडी का जो रियल मैकेनिज्म है, उसी मैकेनिज्म को ठीक करने की कोशिश, उसी से ही हमें काम निकालना है, ना कि हम डायलिसिस में डाल के और फिर उसको काम करें। तब तो वो उसी तरह से होगा जो मैंने आपको बताया कि ट्यूमर बढ़ता जा रहा है, आप उसको काटते जा रहे हैं, वो बढ़ता जाएगा। ये तो एक कस्टम बन गए, फिर आप कस्टमर बन गए, राइट? तो जब आप पेशेंट को, या आप खुद इस तरह से रहते हैं, तो आपके बॉडी में कई सारे बदलाव आते हैं अपने आप ही। रिजल्ट ये होता है कि आपका यूरिन आउटपुट बढ़ने लगता है। यूरिन आउटपुट बढ़ना इज अ डायरेक्ट इंडिकेशन कि आपका किडनी काम करने लग गया है। तो किडनी काम कर रहा है कि नहीं, आपका यूरिन आउटपुट कैसा है उस पर डिपेंड करता है। आप एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अगर किडनी का आपको ज्यादा ही जानना है। आप 2 बोतल लीजिए 1-1 लीटर वाले, और आप ये डिसाइड कीजिए कि 1 बोतल में पूरे दिन भर में जितना पेशाब आएगा वो उसमें भरिए, और 1 बोतल रख दीजिए, रात को अगर उठते हैं पेशाब के लिए तो उसमें भरना है। दिन वाला बोतल की क्वांटिटी ऑफ यूरिन, पेशाब की क्वांटिटी, मात्रा, रात वाले बोतल की मात्रा से 3 गुना अधिक होनी चाहिए। तो यानी कि आपका किडनी का जो सर्केडियन क्लॉक है, बॉडी क्लॉक है, बिल्कुल परफेक्ट है। कुछ लोगों का इसका उल्टा होता है, तो मतलब अब गड़बड़ है। गड़बड़ को ठीक कैसे करें? तब हम ये हेड डाउन टिल्ट, वो हॉट वाटर इमर्शन, ये डाइट, तो हम बॉडी क्लॉक को ठीक कर रहे हैं। बॉडी क्लॉक को ठीक करने से कब किडनी को सोना है, कब किडनी को जगना है, वो किडनी तब अपने आप ही कर लेता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैंने इसको फ्लाइट मोड पे रख दिया, यहां से दूसरे देश में जाके भी, तो यहां जितनी बार टाइम दिखाएगा वो कौन सा वाला टाइम दिखाएगा, यहां वाला। तो ये वाले टाइम देख के अगर मैं बोलूंगा कि भाई मुझे तो अपॉइंटमेंट में जाना 2 बजे, लेकिन वहां का 2 बजे तो कभी और बजेगा, तो मेरा पूरा दिनचर्या वहां का खराब हो जाएगा। ठीक उसी तरह से आपकी किडनी की भी एक साइकिल होती है, बॉडी क्लॉक जिसे बोलते हैं, बॉडी क्लॉक, सर्केडियन क्लॉक ऑफ किडनी। उसको ठीक करना है। ठीक करने के लिए ये तरीके हैं जो आपके सामने देख रहे हैं, जो हम अपने हॉस्पिटल में कराते हैं। सो गार्बेज हमें बॉडी से बाहर निकालना है, रीलोकेट नहीं करना है, और बाहर निकालना है वो भी नेचुरल तरीके से, जो बॉडी को जो मैकेनिज्म दिया है उन्हीं को एनहांस करना है, राइट? चौथा आखिरी रूल है मेंटेनिंग द बॉडी क्लॉक। मेंटेनिंग द बॉडी क्लॉक में मींस आप ठीक हो गए, लेकिन ठीक रहना भी तो है ना फिर, राइट?
ठीक रहने के लिए आपको घर पे रोज कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी तक ठीक रह पाएंगे। एक बार अगर घड़ी को सेट कर दिया, लेकिन घड़ी सेट भी रहे लगातार, तो वी हैव टू कीप ऑन एंश्योरिंग कि उसकी बैटरी ठीक से लगी रहे, है ना, तभी होगा। वो गिरे ना एक जगह है, टूटे ना फूटे ना, कई सारी चीजें। आप कल जब जाएंगे, आपके जाने से पहले आपकी बीमारियों के हिसाब से, सिम्टम्स के हिसाब से, कागजी पेशेंट के हिसाब से नहीं, आपके जो ट्रू दिक्कतें हैं उन सिम्टम के हिसाब से आप सबका सर्केडियन चार्ट बनेगा आपके नाम से, राइट। वो अभी नहीं बन सकता क्योंकि आज भी हम आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपने जो मेडिकल हिस्ट्री दी है वो भी हमने कंसिडर किया है, जो दवाइयां तब ली थी वो कंसिडर किया है, इन 2 दिन में और कल तक जो दवाइयां छूटेंगी वो भी हमने कंसिडर किया है। आपका जो लोग बीपी शुगर के पेशेंट हैं, क्योंकि शुगर और बीपी के पेशेंट हैं इसलिए हम दवाई आपका मॉनिटर कर रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, राइट, क्योंकि दवाइयों को कम करते जाना है जैसे जैसे ये आंकड़े कम होंगे। नहीं कम करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। इनके बेसिस पे कल तैयार होगा आपका सबका अपना अपना सर्केडियन चार्ट, वो सबका अलग अलग होगा। वो चार्ट को मैं कल एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके, और फिर घर जाके वही चार्ट को आपको फॉलो करना है। उस चार्ट को बनाते वक्त हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि आपका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ना बन जाए उस चार्ट की वजह से। जो आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हुए उस चार्ट को फॉलो कर पाए वो आसान चीजें होंगी। थोड़ी मुश्किल चीज उनके लिए होता है जो बहुत ही बीमार है। मान लो किसी का किडनी काम ही नहीं करता, जो डायलिसिस में ऑलरेडी जा रहा है, तो डायलिसिस वाला जो समय वहां लगा रहा था उसकी जगह हम ये हॉट वाटर इमर्शन वाला समय बोलते हैं, राइट। तो वो चार्ट कल बनेगा और उस चार्ट को कल हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो कुछ सवाल हैं, आपने देखा कि अभी तक मैंने आपके काफी सारे सवालों के जवाब इसी के अंदर आ गए जो कि आपने कल पूछे थे। तो कोई अगर बोलेगा मेरा क्रिएटिनिन कैसे घटेगा, तो ये राइट सवाल ही नहीं है। मेरा यूरिन आउटपुट कैसे बढ़ेगा, मेरी कमजोरी कैसे जाएगी, मेरी सूजन जो है वो कैसे जाएगी, दिस इज द राइट आंसर। मेरी वोमिटिंग होती है वो कैसे खत्म होगी, मुझे भूख नहीं लगती वो कैसे ठीक होगा, इनका तो जवाब है, राइट। लेकिन पोटेशियम कैसे घटेगा, कोई जवाब नहीं है, राइट। तो क्योंकि आप क्यों जवाब नहीं है वो मैंने बता दिया कि वो कितना ज्यादा वेरिएशन है, कितना ज्यादा अनरिलायबल है। व्हाट इज रिलायबल, हाउ यू आर फीलिंग, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपकी बॉडी में दर्द है, क्या आप बता सकते हैं कोई ऐसा टेस्ट जिससे पता चले कि वो दर्द कितना है? कौन बताता है कि आपको दर्द है? आप खुद ही बताते हैं ना। मान लो किसी के आंसू लेके दिखा दें आपको एक टेस्ट करके, कोई बता सकता है ये खुशी के आंसू की गम के आंसू है? कोई दुनिया का टेस्ट। अच्छा, कौन बता पाएगा कि खुशी के आंसू हैं या गम के आंसू हैं? जिसके आंसू वही बताएगा ना। जब आंसुओं के लिए आप खुद बता रहे हैं, दर्द के लिए खुद बता रहे हैं, आपकी किडनी के लिए क्रिएटिनिन क्यों बताएगा? वो भी तो आप ही बताएंगे ना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, क्रिएटिनिन अगर बहुत ज्यादा खतरनाक होता तो 28 वाला तो जिंदा ही नहीं रहता ना, 38 वाला जिंदा ही नहीं रहता ना, और 1.9 वाला तो बहुत हेल्दी दिखता। तो कोरिलेशन है नहीं, राइट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नहीं। लेकिन उसको अगर पैरामीटर पकड़ के बैठ गए और बोलेंगे क्रिएटिनिन जब 1.5 आएगा तभी मैं अपने आप को नॉर्मल मानूंगा, वो दिन आने नहीं वाला। वो दिन लाने के लिए जबरदस्ती आपके बॉडी में जो अच्छा क्रिएटिनिन का एक रोल है उससे नीचे करेंगे, दैट इज पॉसिबल ओनली थ्रू डायलिसिस। तब जितनी बार डायलिसिस होता है उतनी बार आपका किडनी फर्दर डैमेज होता है। आप किडनी के 1000 हिस्से कर लीजिए, विद एवरी डायलिसिस एक एक हिस्सा उसका कम होता जाता है। तो हर बार डायलिसिस कर रहे हैं, हर बार आप मौत के मुंह में खुद ही को लेके जा रहे हैं। आप समझ ही सकते हैं कि आपके बॉडी का सारा खून बाहर ले जा रहे हैं मशीन में, फिर दोबारा अंदर आ रहा है, साथ में इन्फेक्शन भी आ रहा है, क्योंकि वही वाला डायलिसिस मशीन बाकी जगह भी यूज हो रहा है, वही वाले पाइप बाकी जगह भी यूज हो रहे हैं। तो उससे अच्छा क्यों ना हमारे बॉडी का जो तीसरा किडनी भगवान ने दिया है, यानी कि स्किन, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, उसी को इस्तेमाल कर लिया जाए। बॉडी के अंदर जब भी कोई चीज एक्सेस जुड़ आ जाती है तो हमें तकलीफ होने लगती है, पेन होने लगता है, कमजोरी होने लगती है। एक्सेस चीज को, गार्बेज को बाहर निकालना है और दोबारा गार्बेज बॉडी में भरे ना, उसके लिए सर्केडियन चार्ट फॉलो करना है। आपके जो पंचकर्मा थेरेपीज हो रहे हैं, कुछ लोगों का एक्यूप्रेशर हो रहा है, ये सारी जो प्लानिंग हमने की है, किसका कौन सा थेरेपी होगा, किसका कौन एक्यूप्रेशर होगा या नहीं होगा, ये आपने जो मेडिकल हिस्ट्री दी उसके बेसिस पे है। और कल से क्या करना घर जाके, वो अब तक तीनों दिन के रेस्पॉन्स के बेसिस पे होगा।
ठीक है। कुछ सवाल जैसे हैं आपके, मान लो सुरेंद्र सिंह का, आई हैड ए ब्लड क्लॉट, सुरेंद्र सिंह है यहाँ पे आप, आई हैड ए ब्लड क्लॉट लेटर सेम आई गॉट ऑपरेटेड बट नाउ ब्लड विजन इन द लेफ्ट आई, प्लीज सजेस्ट व्हाट टू डू। आंखों के बारे में सवाल पूछा है। पहली बात तो ब्लड क्लॉट जब था भी तब भी वो सर्जरी नहीं कराना चाहिए था, लेकिन चलो वो तो हो गया, आप मत कराइएगा कभी। तो करना क्या होगा, हमने देखा है कि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स जिनके आंखों की दिक्कत है, ग्लूकोमा है, कैटरैक्ट है, या चश्मा पहना, जैसे कि आप में से बहुत लोगों ने पहना है अभी भी, कि वो आते हैं अपने डायबिटीज के लिए, किडनी फेलियर के लिए, बाकी बीमारियों के लिए, और जब सर्केडियन चार्ट फॉलो करने लगते 3 महीने बाद जब मिलता रहे आपके चश्मा कहाँ गया, कब पता नहीं कैसे वो छूट गया, पता नहीं कैसे आंखें ठीक होगी। क्योंकि जब ये करेंगे तो बॉडी सिर्फ एक चीज नहीं ठीक करेगी, सिमिल्टेनियसली बाकी चीजें भी ठीक हो रही होंगी, राइट। तो जो सर्केडियन चार्ट कल आपको मिलेगा, आपके सवाल का जवाब, उसके अंदर जो जो बातें हम लिखेंगे और जो जो हम एक्सरसाइज लिखेंगे वो आपको करना है। उससे जो विजन है, ब्लड विजन, हमने देखा है कि ठीक हो जाता है। इट टेक्स अबाउट 3 मंथ्स फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, राइट। आप देखेंगे कि आपके चश्मे का साइज को अभी रिड्यूस करना पड़ेगा, वही वाला चश्मा आपको धुंधला दिखेगा। तो इसका जवाब तो यही है कि आपका जो सर्केडियन चार्ट होगा उसी को आपको फॉलो करना है। अब देखिए ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर हो गए, जैसे ये है शामू भगत है यहाँ पे पीछे, हमारे पिछले 10 वर्षों से बीपी की दवाई चल रही है, दवा खाने के बावजूद भी बीपी 150 से ऊपर ही रहता है। अब देखिए सवाल वही है, बीपी की दवाई बीपी को कैसे कम करता है ये आप समझ लीजिए। वो हार्ट को बोलता है कि कम काम करो, अब कम काम करो तो बीपी कम हो जाएगी ना। लेकिन हार्ट कम काम कब करती है, जब आपका हार्ट कमजोर होने लगता है। तो बीपी की दवाई आपके हार्ट को और किडनी, हार्ट और किडनी दोनों आपस में कोरिलेटेड है। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, मान लीजिए अभी यहां से एक सांप आ जाए तो क्या होगा, मेरा हार्ट बीट बढ़ जाएगा। अभी कोई ब्लड प्रेशर मेरा चेक करेगा तो क्या मिलेगा, वेरी वेरी हाई, हाई मिलेगा ना। तो क्या मैं बीपी का पेशेंट हूं, नहीं। जो सर्कमस्टेंस है उसके हिसाब से बीपी अपने आप को रीसेट करता है, उस सर्कमस्टेंस को फाइट करने के लिए, उसको कन्फ्रंट करने के लिए। ये आप समझते हैं, राइट। जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है लाओ मैं आपका बीपी चेक करता हूं, 70% लोगों का बीपी बढ़ जाता है। व्हाइट कोट सिंड्रोम होता है कि नहीं होता है, डॉक्टर देखा बीपी बढ़ गया ना। ये वही वाली बात है कि फिश को टैंक से बाहर निकाला, अरे सो रहा है कि नहीं, देखा ये तो हिल रही है, ये सो नहीं रहती, राइट। तो मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं कि आपको समझना होगा कि बीपी जो है आपके सराउंडिंग के हिसाब से, बीपी बॉडी, हार्ट और किडनी दोनों मिलकर मैनेज करती है। दवाई जब लेते हैं तो किडनी और हार्ट के बीच का ताना बाना को वो खराब करके बीपी को लो करता है। ऐसे लोग फिर किडनी फेलियर के पेशेंट बन जाते हैं, ट्रू पेशेंट। तो लेकिन आपका सवाल है कि बीपी को घटाएं कैसे, उसका जवाब है कि आज शाम तक और कल तक आप देखेंगे आप में से बहुत लोगों की बीपी की दवाई छूट रही होंगी, छूट गई होंगी आज शाम तक। आज शाम को 48 आवर हो जाएंगे, तो 48 आवर में रिजल्ट मैं उम्मीद कर रहा हूं कि काफी लोगों का आ जाने वाला है। लेकिन किसी का रिजल्ट आज आएगा, किसी का रिजल्ट कल आएगा, किसी का रिजल्ट हो सकता है 2-4 दिन बाद आए। इस पे हम रिजल्ट्स पे हम बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक सवाल स्मिता लक्ष्मीकांत ने पूछा है आप स्मिता, आप हैं आप, कि ये डीआईपी डाइट कब तक कंटिन्यू करना है और दवाई कब छोड़नी है, मेडिसिन कब छोड़नी है, ये हम आपको बताएंगे। आपको बता भी रहे होंगे, काफियों की छूट भी गई होगी, और कल आपके चार्ट में लिख के देंगे कौन सी मेडिसिन कैसे धीरे धीरे टेपर डाउन करनी है। अच्छा, मेडिसिन को एकदम से छोड़ना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मेडिसिन को अमृत है इसलिए हम छोड़ने से मना कर रहे हैं। आपको समझना होगा मेडिसिन का प्रिंसिपल। मान लो ये यहाँ पे टेबल रखा है, मैं टेबल पे ऐसे टेक लगा के बात कर रहा हूँ, बिकॉज इट इज हियर। अचानक कुछ देर में कोई आता है, टेबल खींच देता है, तो क्या होगा, आई विल फॉल। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास ताकत नहीं अपने आप में खड़े होने का, डजंट मीन दैट। इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि मुझे पहले से बताया नहीं गया। पहले से कोई बता देगा भाई ध्यान रखना मैं टेबल हटाने वाला, तो मैंने कहा ठीक है हम ध्यान रखते हैं अपने आप। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो मैं यहां पे ये बोलना चाह रहा हूं ठीक इसी तरह से कि दवाइयां जब ले रहे हैं तो आपका बॉडी टेबल की तरह दवाई डिपेंडेंट हो गया है। अब बॉडी को धीरे धीरे दवाइयों से पीछा छुड़ाना है, एकदम से नहीं। तो वो धीरे धीरे, कितना धीरे धीरे,
इसीलिए आपके थोड़े बहुत टेस्ट हो रहे हैं, ब्लड शुगर का टेस्ट, ब्लड प्रेशर का टेस्ट। इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है यहाँ पे, इंसुलिन के पेशेंट। आपका यहाँ स्कैनर लगा हुआ है, स्कैन, हाँ आप भी स्कैनर लगा हुआ है, यस। तो ये स्कैनर का कमाल मैं आपको दिखाऊंगा। इनके यहाँ पे 2 लोग हैं यहाँ पे जो इंसुलिन पे हैं, तो उनके यहाँ पे हमने 2 स्कैनर लगा दिए, यानी कि पूरे दिन भर में हर 15 मिनट में वो स्कैनर ब्लड शुगर कितना है वो रिकॉर्ड कर रहा है। आधी रात को कितना ब्लड शुगर है वो भी रिकॉर्ड कर रहा है। इस स्कैनर को स्कैन करके जब लैपटॉप में डालते हैं तो आपका आपका पूरे दिन भर का ब्लड शुगर का एक पैटर्न पता चल जाता है, और उस पैटर्न से बहुत सारी ऐसी बातें पता चलती हैं जो आपको हैरान कर देगी। तो वो पैटर्न एग्जाम्पल के तौर पे जो जिन्होंने लगाया उसके एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा, और तब आपको पता चलेगा कि जब आप दवाई लेते हैं तो आधी रात को आपका ब्लड शुगर बिल्कुल नीचे चला जाता है, और जितना नीचे ब्लड शुगर जाएगा एक स्पॉन्ज की बॉल की तरह सुबह उतने उछाल ज्यादा आएगी। आप आधी रात वाला ब्लड शुगर तो देखते नहीं है, आप कौन सा ब्लड शुगर देखेंगे सुबह वाला, अरे इतना हाई है, तो क्या करेंगे दवाई और बढ़ा देंगे, तो उछाल कुछ दिनों में और ज्यादा आएगी। आप ट्रैप में फंसे हैं। आधी रात का 30 ऑलरेडी चेक किया, 30 रीडिंग, 30 से अगर 20 हो जाता तो आप यहां बैठे ही नहीं होते, ऊपर होते। हाइपोग्लाइसीमिया 30 समझ सकते हैं कितना कम होता है, राइट। वो लेकिन आधी रात को आया, सुबह बाउंस बैक, खाली पेट ही बाउंस बैक, खाया नहीं, 170 उठने के बाद खाया नहीं, आपको लगेगा देखो कितना ज्यादा है, इंसुलिन बढ़ाओ, यही है ना। तो ये ट्रैप है, डायग्नोस्टिक इज ए ट्रैप। क्योंकि डायग्नोस्टिक क्या कर रहे हैं आप, कब बोल रहे हैं डॉक्टर सुबह का करो, डॉक्टर को क्या बोलना चाहिए आधी रात का करो, पोल खुल जाएगी, राइट। आधी रात का नहीं करने बोलेंगे, 2 बजे 3 बजे 4 बजे नहीं, सुबह का करो फास्टिंग वाला, क्योंकि वही वाला फास्टिंग है जो कि मिसलीडिंग होता है। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे आपके जो सवाल है मेडिसिन कब कम करनी है, तो मेडिसिन कम करना है वो हम बताएंगे, बता भी रहे हैं आपको, राइट। उसके लिए अलग अलग डायग्नोस्टिक्स भी कर रहे हैं। स्कैन टेस्ट वगैरह जरूरत है, स्कैन, अब इसका आंसर आपको मिल गया है कि इन सब की जरूरत नहीं है। और कैसे पता चलेगा हम ठीक हो गए, इसका वही आंसर है कि आपका बॉडी बताएगा कि आप ठीक हो गए। शालिनी है यहाँ पे बैठे, आप है ना, आपने लिखा है कि कभी गर्मी लगती है कभी ठंड लगती है, अच्छा नहीं लगता, ऑल दिस, राइट। तो जो आपने मेडिकल रिपोर्ट में तो ये सब डाला नहीं था जो मेरे पास है, राइट। लेकिन अब ये उसमें हम जोड़ देंगे, राइट, विल ऐड टू इट, क्योंकि ये आपने पहले नहीं बताया था। और आपके जो टीम के जो डॉक्टर हैं उनको भी आप बता दीजिए, तो उसके हिसाब से आपकी थेरेपी हम डिजाइन करेंगे, राइट। तो बॉडी को गर्मी ठंडी लगती है तो बॉडी अपना टेम्परेचर एडजस्ट करने की कोशिश करता है। जब ठंड लगती है बॉडी को, इसका मतलब बॉडी नीड्स मोर हीट, जो नहीं दे पा रही तो ठंड से एहसास दिला रही, तो कंबल लपेटो कंबल लपेटो। हम ऐसा करते हैं ना जब बुखार होता है और वो कांपता है, जब वो कांप रहा है तो यानी कि बॉडी कंपा के हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो बॉडी को सपोर्ट कर दो, कैसे सपोर्ट करते हैं, बॉडी की गर्मी को और बढ़ा के। उसके 2 तरीके हैं, उसके ऊपर कंबल रखते जाते हैं, तब तक रखते रहते हैं जब तक कि उसकी कंपन खत्म नहीं हो जाती, यानी कि बॉडी को इतनी हीट चाहिए, राइट। दूसरा तरीका है कि लोअर लिम्ब लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, दोनों पैर को गर्म पानी की बाल्टी में डालना। आप में से किसी ने किया ये थेरेपी? आपने किया, आपने किया, तो ये थेरेपी आपने भी किया। ये थेरेपी कई बार करते हैं, कई अलग अलग वजह से करते हैं। एक वजह यह है कि जब आपको फीवर है तो बॉडी को सपोर्ट करना है, फीवर को बढ़ा देना है, घटाना नहीं है, फीवर को बढ़ा देना, और राइट। तो जैसे ही फीवर एक टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसी वक्त जो वायरस बैक्टीरिया जो भी उसकी वजह है वो वजह से वो बॉडी लड़ पाएगा। जब आप हॉट वाटर में दोनों पैर रखते हैं, आधा घंटा ऐसा करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका ब्लड वेसल गर्मी में क्या होगा, खुलेगा। जितना ज्यादा डायमीटर होगा उतना ब्लड प्रेशर कम होगा। पानी का टैप है, उसमें पाइप है, पाइप से पानी फ्लो कर रहा है, पाइप को अगर दबा देंगे, डायमीटर कम कर देंगे तो वाटर प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, तेजी बढ़ेगी, है ना। डायमीटर अगर खोल देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो वही फैक्टर है। तो इस तरह से
कई सारे कारण हैं, कई सारे तरीके से आपके बॉडी को का माहौल चेंज करके उसको रीसेट करने की कोशिश कर रहे हैं, रीसेटिंग द बॉडी क्लॉक। तो क्या क्या यहां कर रहे हैं वो आप ध्यान दीजिए, वो ट्रेनिंग लीजिए जो ले ही रहे होंगे, क्योंकि वही घर में भी करना पड़ेगा। और एग्जैक्टली घर में कौन सा कितना कब करना है वो हम कल बताएंगे आपको, राइट। प्रसन्नजीत दास गुप्ता, हाँ आपने कल भी बात की थी मुझसे, ये लिखा भी है। माई इजेक्शन फ्रैक्शन इज 20%, राइट, 20% है, राइट। अगर एक लेमैन की भाषा में बात करेंगे तो आपका हार्ट 20% काम कर रहा है, इसका मतलब 80% काम नहीं कर रहा होगा। अगर 20% का हार्ट काम कर रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि 80% काम नहीं कर रहा होगा। और अगर कोई आपको बोल दे आपका हार्ट 80% काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये तो बहुत ज्यादा बीमारी हो गई। जबकि एक इंपॉर्टेंट बात है, अधिकतर लोगों का हार्ट 50% ही काम करता है, इंक्लूडिंग मी एंड यू। इस इजेक्शन फ्रैक्शन की बात करें, इजेक्शन फ्रैक्शन हद से हद 70% तक जाता है, हद से हद। किसी का इजेक्शन फ्रैक्शन अगर 100% कर देंगे तो वहीं हार्ट टूट जाएगा, वहीं मर जाएगा वो। तो ये 20% का मतलब ये नहीं कि 20% काम कर रहा है, इट इज नॉट लाइक दैट। लेकिन हाँ इससे ये है कि कम काम कर रहा है, पहली बात। अब इसको कैसे बढ़ाएं, कैसे बढ़ेगा? आपको सिम्टम क्या लग रहे हैं? आपने कल बताया कमजोरी लगती है, फॉर एग्जाम्पल थका हुआ लगते हैं, सांसें फूलती हैं, है ना। अगर सांसें फूलनी बंद हो जाए तो, थकान गायब हो जाए तो, कमजोरी चली जाए तो, यानी कि आपका हार्ट ठीक से काम कर रहा है। तो इस यही पैरामीटर को लेके हमें चढ़ना है, ना कि इसको, ठीक है ना। ये एक इंडिकेशन है, लेकिन मेन है कि आपके सिम्टम्स भी हैं, उन सिम्टम को। तो वो कैसे करेंगे? जो आप अभी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 0 वोल्ट पे ऑलरेडी सोए, अब भी सोए, अभी भी 0 वोल्ट है, थोड़ी देर नंगे पैर बाहर भी रहिए। तो ऐसे में धरती से इलेक्ट्रॉन आता है, कल आपने देखा भी, जो वीडियो लेक्चर देखा, इलेक्ट्रॉन आता है, वो इलेक्ट्रॉन आपके बॉडी में बैलेंस करता है। जब भी कभी डॉक्टर सबसे पहले स्टेथोस्कोप से चेक करता है तो आपका हार्ट बीट वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है, वही चेक करता है। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो आपका बॉडी एक इलेक्ट्रिकल टूल भी है, एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी है। और आपके बॉडी को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आपके हार्ट को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन किसी फूड से नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक चीज देती है, धरती। तो अगर मैं आप सबकी बात करूं, आखिरी बार कब था जब आपने धरती को टच किया होगा या पेड़ को टच किया होगा? आप याद करके बोलेंगे हाँ 10 दिन पहले। एक जानवर हर पल धरती में रहता है, एवरी मोमेंट, है ना। तो आप भिखारी नंगे पैर ही रहता है। आप देखते हैं कितना भी ठंड हो जाए, बहुत बारिश है, पूरा भीगा हुआ है, लेकिन वो उतना बीमार नहीं पड़ता। जबकि आप, हमारे घर के जो बच्चे हैं, कंबल ओढ़ा हुआ है तब भी उनका वो बहुत बीमार पड़ जाते हैं, थोड़े में ही उनकी इम्यूनिटी बड़ी कमजोर होती है, क्योंकि हम लोग इंसुलेटेड है, धरती से जुड़े नहीं है। आप जितना आप धरती से जुड़े रहेंगे, आपका हार्ट की फंक्शनिंग उतनी बढ़ती जाएगी। सिंपल। कर रहे हैं? कब से कर रहे हैं? तो उसके बाद कुछ फर्क नहीं पड़ा? तो नॉर्मली फर्क पड़ता है, बट इन्होंने बोला इसको हम और समझेंगे क्यों नहीं फर्क पड़ा, और क्या क्या करते हैं थोड़ा सा और बताएंगे। बैठ के बोल सकते हैं, बैठ के बोल सकते हैं। स्लीपिंग टाइम फेसिंग विद ट्रबल ड्यू टू एनफ। अच्छा, जब सोते हैं तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है ना। तो आज जब आप सोएंगे, सोने का पैटर्न क्या होता है? या तो ऐसे सोएंगे पीठ के बल, या पेट के बल, या इस साइड या इस साइड, चार ही तरीके होते हैं। तो जब आप सोते हैं आधी रात को, तब आपका पोस्चर चेंज होता रहता है, उसको तो आप कंट्रोल कर नहीं सकते। सोते वक्त आज ऐसा कीजिए और कल फिर बताइए। 0 वोल्ट बेडशीट लगी हुई है आपकी, है ना। आज सोते हुए टुवर्ड्स योर राइट शोल्डर पे आपको लेटना है पहले 40 मिनट्स। तो आपका हार्ट ऊपर है ना, ऊपर हो जाएगा ना। तो जब हार्ट हायर पोजीशन पे होता है और 0 वोल्ट बेडशीट पे आप सोएंगे, तो ये जो पोस्चर है, दैट इंक्रीजेस द इजेक्शन फ्रैक्शन। ये बात समझ आ गई आपको, राइट। इसका उल्टा, मान लो किसी को ईसोफेगल गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स बनता है, गैस बनता है,
किसी को, तो उसका पोस्चर कैसे होना चाहिए? लेफ्ट पे, पहला 40 मिनट्स होते वक्त। क्योंकि जब लेफ्ट पे होते हैं, आपका जो पेट का शेप है, पेट से खाना मुंह की तरफ नहीं आएगा। अगर राइट पे आप सोएंगे तो पेट से खाना स्लैंट होकर मुंह की तरफ आएगा, राइट। तो जिसे ईसोफिगल रिफ्लेक्स डिजीज है, यानी कि गैस्ट्रिक डिजीज है, पहला 40 मिनट स्पेशली 0 वोल्ट में लेफ्ट हैंड साइड पे पोस्चर में सोना है। और आपके लिए आज रात को करके देखिए, 0 वोल्ट तो यहां है ऑलरेडी ऑन योर राइट, राइट। फिर आप कल बताइए, अच्छा कैसे पता चलेगा आपका इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ गया या घट गया? हाउ? जैसे आपने कल मुझे बताया था कि जब मैं चल रहा था तो मेरी सांसें, जब मैं चलता हूं सांसें फूल जाती हैं। तो कितनी फूल जाती है ये कौन बताएगा? ये भी आप बताएंगे, है ना। तो कल देखिएगा आज रात को ऐसे करके कि अब कितनी फूल रही है, तो कंपेयर कीजिए। अगर उसमें 10% इंप्रूवमेंट है, 5% इंप्रूवमेंट है, अगर इसी रफ्तार से इंप्रूवमेंट रहे तो कुछ दिन लगेंगे, है ना। तो यू कैन ट्राई दिस टुडे। लेकिन हमें सिर्फ हार्ट सिर्फ एक चीज से काम नहीं करता, 0 वोल्ट ही सब कुछ नहीं है, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। ईटिंग टाइमिंग सेकेंड पार्ट ऑफ इट, जो यहां फॉलो कर रहे हैं। क्या खाना खाना है, डीहाइड्रेट, थर्ड पार्ट ऑफ इट, तो यहां फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग पंचकर्मा थेरेपीज हैं, हॉट वाटर इमर्शन है, हेड डाउन टिल्ट है, या कुछ लोगों का एक्यूप्रेशर, ये फोर्थ पैरामीटर है। तो इस तरह से कई सारे पैरामीटर जुड़ के सब में थोड़ा थोड़ा धक्का लगाया और आपका हार्ट ठीक से काम करने लगा। अच्छा कैसे पता चलेगा? वही वाली बात कि आपको जो तकलीफ है प्राइमरी, वो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो तकलीफ अगर चली गई तो आपका हार्ट ठीक है। वो तकलीफ अगर है, चाहे इजेक्शन फ्रैक्शन 70 दिखाए, लेकिन तकलीफ तो फिर भी है ना। हमें तकलीफ को दूर करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट। आप तकलीफ पे फोकस रखिए, राइट। तो लेकिन चलिए ये आपको इसको करना है, एंड देन विल चेक टुमारो। ये जैसे इनका क्वेश्चन है, नाजनीन तालुकदार है यहाँ पे, आप है ना। डीआईपी डाइट खाने के बाद हमेशा मुझे गैस फील होती है, अनईजी फील होती है स्टमक में। मतलब आप पहले से भी खाते होंगे ना, घर पे भी, घर पे भी पहले से भी करते होंगे। अच्छा शुगर का मेडिसिन ठीक हो गया, कम खत्म हो गया, लेकिन अब गैस ओके दोबारा बढ़ रहा है। बैठी। तो 10% हमारे पेशेंट ऐसे हैं जिनका ये वाली दिक्कत आती है डीआईपी डाइट लेने के बाद, कि डीआईपी डाइट हम लेते हैं और सेम गैस बनता है। इसके दो जवाब है मेरे पास। गैस क्यों, कैसे, क्यों बनता है और क्या करें कि ना बने। जो वेजिटेबल्स आप खाते हैं उस वेजिटेबल को स्टीम कर लीजिए। स्टीम, कुकिंग नहीं, स्टीम, बॉइलिंग नहीं, स्टीम। जब वो स्टीम करेंगे और फिर खाएंगे तो चांसेस है कि आपका गैस कम बनेगा या नहीं बनेगा फिर, नंबर 1। नंबर 2, बहुत ही चबा चबा के खाएंगे तब भी नहीं बन। पहला तो चबा चबा खा के देखिए 2 दिन 3 दिन, अच्छा अब भी बन रहा है तो स्टीम कर लीजिए। और स्टीम भी जब करेंगे वेजिटेबल चेंज करके देखिए कौन सा वाला वेजिटेबल ज्यादा सूट करता है आपको। हर इंसान को कोई ना कोई एक वेजिटेबल सूट नहीं भी कर सकता, एलर्जी होती है। जैसे मेरे लिए अगर बोलूं बचपन से, बैगन, अगर आप मुझे बैगन दे देंगे किसी फॉर्म में और खाने के विद इन फ्यू सेकेंड्स पूरे होंठ फूल जाएंगे और खुजली पूरे बॉडी में, मुंह में आने लगेगा, आंखें सूज जाएंगी, तो पता चल जाएगा खाने में कोई ना कोई बैगन का टुकड़ा भी है। तो इसे मैं कैसे ठीक करूंगा? इसका एक ही तरीका है कि बैगन मेरे लिए नहीं बना है। जो एलर्जिक रिएक्शन जिस चीज से होता है वो एलर्जी से ठीक नहीं होता है, तो इसीलिए भगवान ने शायद इतने सारे वेजिटेबल्स बना दिए हैं। एक आध चीज आपको फिट नहीं भी बैठ रही तो उसको हटा सकते हैं। तो हर इंसान के लिए कोई ना कोई एक फूड एलर्जिक हो भी सकती है, तो ये भी आपको टेस्ट करना है। कैसे टेस्ट करेंगे? कोई ब्लड सैंपल से टेस्ट नहीं कर सकते, उसकी जरूरत नहीं है हमें, ब्लड से नहीं करना है आपको। आप जब खाएंगे हीट एंड ट्रायल से पता चलेगा। जैसे मुझे बैगन एलर्जी कैसे पता चला? क्योंकि मैंने ये देखा कि जितनी बार खाने में बैगन होता उतनी बार ही सिम्टम आते हैं, और जब से बैगन स्टॉप किया सिम्टम आते नहीं, कभी नहीं आए। आज से करीब 20 साल पहले मैंने रिकॉग्नाइज किया बचपन से टिल 30 इयर्स ऑफ एज कि मेरा गैस ही बनता था, पेट ठीक ही नहीं होता था कभी भी। जिस दिन से दूध छोड़ दिया, एनिमल फूड छोड़ दिया, तब से लेके अभी तक 20 साल हो गए, कभी हुआ नहीं दिक्कत। तो ये समझना होगा कि व्हाट इज नॉट सूटिंग टू यू। डेयरी प्रोडक्ट किसी को सूट नहीं करता, सबको कुछ ना कुछ दिक्कत देगा ही देगा। क्योंकि दूध जो है, गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए है।
इंसान का दूध इंसान के बच्चे के लिए, लेकिन जब तक बच्चा बच्चा है तब तक ही, है ना। कोई भी जानवर किसी और जानवर का दूध नहीं पीता, कोई भी जानवर जीवन भर दूध नहीं पीता। शेर गाय को मार के खा जाएगा, गाय को पकड़ के दूध नहीं पिएगा गाय का, राइट। तो ये जो नेचर ने जो बनाया, नेचर के लॉ को जब ब्रेक करेंगे तो बॉडी में कोई ना कोई सिम्टम आएंगे। उसको समझना है, उस चीज को आइडेंटिफाई करना है, उसको खत्म करना है। फिलहाल आपके सवाल का जवाब कि आपको स्टीम करना है। स्टीम करके देखिए हो रहा है कि नहीं, और अगर नहीं हो रहा, दही, जब भी ये सोचें बंद करना है कि नहीं, आप सोचें कि ये जो भी बोल रहे हैं आप, क्या ये प्लांट से आता है, पौधों से, या जानवर से आता है? दही कहां से आता है? जानवर से आता है। अगर प्लांट से आता है तो कौन से पौधे से आता है बताइए? जानवर से आता है। तो जैसे ही आपको कंफ्यूजन हो ये लेना है कि नहीं लेना है, आप पूछिए मिला कहां से आपको। इसको लाने के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा? पौधे के पास जाना पड़ेगा या जानवर के पास जाना पड़ेगा? जानवर, अवॉइड इट, राइट। फिर कोई बोलेगा अच्छा घी तो खा सकते होंगे, तो मेरा सवाल फिर जवाब यही होगा। अच्छा कभी कभी बटर तो खा सकते होंगे, फिर मेरा जवाब यही होगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्रॉडर थिंग, राइट। हाँ, स्टीम खाने से देखिए, सवाल आपका यह है कि स्टीम खाने से वही इफेक्ट आएगा, इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन इफेक्ट फिर भी आएगा, टाइम और ज्यादा लगेगा। लेकिन आपको बैलेंस भी करना है कि जो चीज सूट ही नहीं कर रही है वो पहले ही दिक्कत कर रही है, इसका मतलब बॉडी बोल रहा है थोड़ा शिफ्ट कर लो, राइट। तो ये है आपके सवाल का जवाब। कल्पना कल्पना बिसारी कहां पे है? अरे देयर, आप हैं यहाँ पे। आपका सवाल है हाउ कैन वी गो टू द रूट कॉज ऑफ द डिजीज। रूट कॉज मैंने बता दिया दो ही होते हैं, या तो ज्यादा ब्रांचेस या कम ब्रांचेस। ज्यादा ब्रांच में ट्यूमरस ग्रोथ होगा, स्टोन होगा, पॉलिप होगा, राइट। और कम ब्रांचेस में वो किडनी फेलियर है, हार्ट फेलियर है, यही होगा। तो रूट कॉज तो यही है। अब मान लो मैं आपको यहाँ पे एक बर्फी रख देता हूं, 1 घंटे बाद आएंगे तो क्या मिलेगा? चारों तरफ चींटियां। आपको मैं बंदूक दूं कि गोलियां मार के सारी चींटियों को मार डालिए, कितनी गोलियां चाहिए होंगी आपको मारने के लिए, और कब तक गोलियां चलानी होंगी? अब कितनी भी चींटियों को मार लें और थोड़ी देर बाद आएंगे दोबारा और चींटियां आ जाएंगी, है ना। तो यहां पे कॉज क्या है? चींटियां नहीं है कॉज, वो बर्फी है। वो बर्फी को उठा के हटा दिया, कुछ देर बाद आएंगे चींटियां मिलेंगी वहां पे, वो भी गायब हो जाएंगी, राइट। तो रूट कॉज किसी भी बीमारी का सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखिए कि हमें अपने बॉडी क्लॉक को ठीक कर लेना है। तो जो भी कॉज होगा वो अपने आप ही इट विल धीरे 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 वो कम होता जाएगा, राइट। और कॉज दो ही तरह से है, या तो मोर नंबर ब्रांचेस और लेस नंबर ब्रांचेस। दीज इट इज कॉल्ड, मेडिकल भाषा में इसी को बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस, राइट। ये जो इसकी जो मेडिकल भाषा जिनको समझनी है, अभी जब आप जाएंगे, अच्छा आपको ना लिखना है, हाथ रेस करेंगे तो चलता रहेगा। जिन लोगों ने आंसर ये लिखा है, सवाल पूछा है, उनको पहले मैं जवाब दूंगा, और जो आप पूछना चाहते हैं, बिकॉज हर जवाब के साथ एक सवाल भी आता है ना। जब मैं कुछ बताऊंगा, जैसे मैंने बताया स्टीम, तो एक सवाल आया, अरे स्टीम से इफेक्ट कम होगा कि नहीं, राइट इट डाउन, लिखिए उसको, है ना। तो लिखेंगे तो ठीक से मैं प्रेजेंट कर पाऊंगा साइंटिफिक वैलिडिटी के साथ। यूं ही पूछेंगे तो मैं यूं ही कोई जवाब दे दूंगा, है ना। तो क्योंकि आपको कॉन्क्रीट आंसर चाहिए, तो आप लिख के मुझे दीजिए जो भी आप बोलना चाहते हैं, एंड आई विल टेक इट। आपके जो सवाल है वो इकट्ठे होते हैं, फिर हम उसको सेग्रीगेट करते हैं एक तरह से कि भाई एक जैसे सवाल कितने लोगों के हैं, वो इकट्ठा कर लिया, फिर उसका क्या क्या जवाब है वो स्लाइड बना लिया, फिर उन स्लाइड को लगा दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास स्लाइड खूब सारे हैं, तो ऐसी सेटिंग करके हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं ताकि एक सीरियसनेस आए और डेप्थ तक समझ आए। अब यहां पे शिवाली है, इज इट पॉसिबल टू रिस्टोर द बॉडी एट ए हेल्दी स्टेट आफ्टर सफरिंग फॉर लॉन्ग ईयर्स फ्रॉम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस? देखिए इसका मैं जवाब देता हूं। इसका जवाब के लिए गवर्नमेंट ऑफ आयुष मिनिस्ट्री, राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लिनिकल ट्रायल किया था 2018 में। ये गवर्नमेंट के साइट पे अभी भी है, वो क्लिनिकल ट्रायल हमेशा ही रहेगा। clinicaltrial.gov में जाएंगे तो इसका रेफरेंस, जो बुक अभी दूंगा उसमें रेफरेंस भी है, कि स्पॉन्डिलाइटिस के जो पेशेंट हैं उनको 3 महीने DIP डाइट पे रखा गया, 3 महीने।
यही वाला डाइट पे, और ये देखा गया कि 3 महीने में उन सबके बीमारी ठीक हो गई, जबकि वो बहुत लंबी थी, पुरानी थी, ठीक नहीं हो रही थी 3 महीने के अंदर। तो ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया गया। तो आपके जवाब का आंसर यही है कि हाँ ठीक होता है। कितना टाइम लगता है? तो क्लिनिकल ट्रायल में 3 महीना देखा गया, लेकिन इसमें साथ में कुछ काढ़े जोड़े गए। वो काढ़े, कौन से काढ़े जोड़े गए, वो कब लेना है, किस तरह से लेना है, कल जो आपका चार्ट बनेगा उस चार्ट में डीआईपी डाइट प्लस काढ़ा प्लस और 3-4 चीजें जो जोड़नी है, जो आपको 3 महीने चलाना है, वो हम कल आपको देंगे। अगर आपने आपकी बीमारी में ये सब डाला होगा तो फिर आपको बनेगा। आप लिखिए, या इससे जुड़ा है तो बोल दिए। हाँ, आपका सवाल जो आप पूछ रहे हैं वो मैं बता दूं, जो उनको नहीं सुनाई दिया, कि डीआईपी डाइट पे ऑलरेडी हैं 6 महीने से, और काफी सारे सिम्टम चले भी गए हैं, लेकिन हाथी तो निकल गया, पूंछ रहता है कुछ, है ना। बैठिए। तो यहीं पे रोल है डीआईपी डाइट के साथ जो काढ़ा मैं बोल रहा हूं, यहीं पे रोल है डीआईपी डाइट के साथ जो 0 वोल्ट है, यहीं पे रोल है पंचकर्मा है। तो घर पे जाके भी आप में से कुछ लोगों को, जैसे आपने बोला, पंचकर्मा करना पड़ेगा। तो कौन सा वाला पंचकर्मा करना पड़ेगा वो आपको बताएंगे। कैसे करेंगे, वो ऑयल क्या होगा वो आपको घर जाने से पहले दे देंगे। विल गिव इट, इट इज पार्ट ऑफ द किट। 0 वोल्ट बेडशीट भी आपको दे देंगे, इट इज पार्ट ऑफ द किट। तो जो जो चीजें डाइट के अलावा आपको करना है, वो सामान भी आपका अकॉर्डिंगली पैक हो रहा है, आप सबका अलग अलग, वो भी कल देंगे। क्योंकि मैंने कल भी बताया था, कल 2 ही रूल मैंने बताए थे कि टाइम एज मेडिसिन एंड डीआईपी डाइट, ये दोनों चीज फॉलो करने से ही काफी सारी चीज ठीक हो जाती है, लेकिन काफी सारी नहीं। तो बाकी जो बची खुची है, जो ठीक नहीं हो रहे, जैसे आपने बोला, उसी के लिए है बाकी सारे थेरेपीज को जोड़ना, जिसे हम बोलते हैं सर्केडियन चार्ट, जिसमें 7 तरह के अलग अलग चीजें हम कराते हैं। यहां भी करा रहे हैं आपको, राइट, और ये घर पे भी करना है। तो घर पे कैसे करना है, वो ट्रेनिंग यहाँ पे आपको मिल रही है, प्लस वो सामान आपको मिलेगा, राइट। तो डीआईपी डाइट इज गुड, बट मे नॉट बी 100% सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। आपने ही बोला कि आपका शुगर भी कम हो गया, जैसा आपने बोला, लेकिन सारी दिक्कतें कम नहीं हुई, तभी हम एक सर्केडियन चार्ट बना रहे हैं। तो डाइट तो घर पे भी कर ही रहे थे, राइट, और उससे कुछ फायदा हुआ, तभी आपने सोचा यहाँ आने से और फायदा होगा। और ये सारी चीजें जो यहाँ कर रहे हैं आप, ये घर पे नॉर्मली लोग नहीं कर पाते जब तक कि उनको ट्रेनिंग नहीं मिलती, एक बार करके देख नहीं लेते। अब यहाँ पे आ गए हैं, एक बार करके देख रहे हैं, अब जब घर जाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि सामान भी आपको मिल जाएगा, उसी से आपको करना है, राइट। इट विल बी इजी फॉर यू टू डू इट एट होम। तो ये सारे आपके कुछ ऐसे सवाल थे